हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में, जिसके अंतर्गत हम फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, वो न केवल यूरोप के इतिहास की वरन विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना मानी जाती है। इस क्रांति ने पुरातन व्यवस्था को चुनौती देकर फ्रांस की क्रांति जो है उसने पुरातन व्यवस्था को चुनौती दी और तीन बड़े आदर्श जो हैं संसार के सामने रखे। इनमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना थी। इन तीनों सिद्धांतों ने मनुष्य मात्र के गौरव और सम्मान को स्थापित किया। स्वतंत्रता के सिद्धांत द्वारा सत्ता के प्रति वफादारी, आज्ञाकारिता तथा गुलामी को नकारा गया, जबकि समानता के सिद्धांत के द्वारा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई। भ्रातृत्व के सिद्धांत द्वारा मनुष्यों के बीच आपसी व राष्ट्रीय प्रेम तथा सौहार्द की भावना को पुष्ट किया गया। तो इस तरह फ्रांस की राज्य क्रांति जो है विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी, जिसने समस्त विश्व को झकझोर दिया। और इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिसने अपने युद्धों के द्वारा विश्व को त्रस्त कर दिया था। हम बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति की कारणों की। फ्रांस की राज्य क्रांति का पहला कारण था फ्रांस में निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस में वंशानुगत राजतंत्र था, बूर्बो राजवंश का शासन था, जहाँ पर राजा स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें के शासनकाल में निरंकुश राजतंत्र अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। इसके बाद में लुई 16वां जो है उसने कहा था कि ये चीज़ कानूनी है क्योंकि वो ऐसा चाहता है। अर्थात निरंकुश राजतंत्र था। राजा जो है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, दैवी अधिकारों में जो है वो विश्वास करता था। राजा अपने राज्य में जिसे चाहता कैद कर सकता था, बिना मुकदमा चलाए मनचाही सजा दे सकता था और इस प्रकार जो है मनमानी पूर्ण व्यवहार जो है वो कर सकता था। राजा ही नहीं, उसका कोई भी कृपा पात्र या सामंत भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकता था। इसके लिए उसे केवल राज्य की मुद्रा या मोहर वाले पत्र की जरूरत होती थी। इसमें केवल गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम भरना पड़ता था। तो इस तरह फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र जो है वो चल रहा था। फ्रांस में एस्टेट्स जनरल नाम की एक प्रतिनिधि संस्था भी थी, लेकिन 1614 ईस्वी के बाद इस संस्था का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। एक दूसरी संस्था पार्लियामेंट भी थी, जिसमें 13 सदस्य थे, जो वास्तव में कोई फ्रांस की कोई प्रतिनिधि सभा नहीं वरन एक उच्च न्यायालय के समान काम करती थी। फ्रांस में राजाओं की शान शौकत और विलासिता अत्यधिक थी, जबकि जनता करों के बोझ से दबी हुई थी। राजा रानी राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साय के शानदार राजमहल में रहते थे। बहुत अधिक खर्चे के कारण इस राज दरबार को राष्ट्र की समाधि कहा जाता था। क्रांति से पूर्व फ्रांस की शासन प्रणाली अक्षम, अव्यवस्थित और भ्रष्ट थी। इसमें एक रूपता का अभाव था। पूरे देश में लगभग 385 प्रकार के कानून प्रचलित थे। जो एक बात एक कस्बे में कानूनी थी, वही बात दूसरे कस्बे में गैर कानूनी हो जाती थी। न्याय प्रणाली भी पक्षपातपूर्ण थी। कुलीन वर्ग के लोगों को कोई सजा नहीं मिलती थी। हम बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारण की, जिसके अंतर्गत हम दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति का जो सामाजिक कारण था वो आर्थिक कारण से ज़्यादा जिम्मेदार था। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। यह सामंतवादी पद्धति असमानता व विशेषाधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा सामंत या कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग था। पादरी वर्ग को प्रथम एस्टेट कहते थे, सामंत वर्ग को द्वितीय एस्टेट कहते थे और जनसाधारण को तृतीय एस्टेट कहा जाता था। प्रथम 2 एस्टेट जो थे पादरी और सामंत वर्ग के, वो सुविधा युक्त और विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि तीसरा जो एस्टेट था जनसाधारण का, वो सुविधाहीन वर्ग था। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था का आधार कोई कानून नहीं वरन विशेषाधिकार, छूट और रियायतें थी। फ्रांस की कुल जनसंख्या के अनुपात में
विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग जो था, जिसमें प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोग आते थे, पादरी और कुलीन लोग जो आते थे, उनका प्रतिशत फ्रांस की जनसंख्या में लगभग 1% था, जबकि इनके पास में संपत्ति और विशेषाधिकार बहुत सारे थे। वास्तव में फ्रांस की राज्य क्रांति राजा के निरंकुश एक तंत्र के विरुद्ध नहीं, वरन विशेषाधिकारों से युक्त वर्गों, पादरी और कुलीन वर्ग के विरुद्ध थी। सबसे पहले क्रांतिकारियों ने इन्हें ही समाप्त किया। अब हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण की। देश की आर्थिक स्थिति उस समय लुई 14वें से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। इस दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए सरकार की फिजूल खर्ची के अतिरिक्त सरकार की कर व्यवस्था भी जिम्मेदार थी। लुई 14वें ने अपने उत्तराधिकारी को मरते समय युद्धों में भाग नहीं लेने की सलाह दी थी, लेकिन लुई 15वें ने इस सलाह की ओर ध्यान नहीं दिया और उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष और सप्तवर्षीय युद्धों में भाग लिया था। इससे फ्रांस की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। लुई 15वें के काल में फ्रांस ने जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इंग्लैंड के विरुद्ध। इससे फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध में अपनी पराजय का बदला तो इंग्लैंड से ले लिया, लेकिन इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। दयनीय आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ऋण लिया गया, जिससे राष्ट्रीय आय का आधा भाग केवल ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता था। इसके अलावा फ्रांस की कर प्रणाली जो थी वो अव्यवस्थित थी और दोषपूर्ण थी। विशेषाधिकारों की परंपरा ने समाज को सर्वाधिक संपन्न लोगों को कर मुक्त कर रखा था। करों का भार कृषकों और सामान्य जनता पर था। आर्थिक व्यवस्था में एक नमक कर था जिसको गैवेल कहा जाता था। ये बड़ा ही दुखदायी था। इसके अंतर्गत फ्रांस में नमक के व्यापार का जो एकाधिकार था वो एक कंपनी को दिया हुआ था। ये कंपनी जो है नमक की मनमानी कीमत वसूल करती थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को साल में, जो व्यक्ति 7 वर्ष से ऊपर का था उसको साल में 7 पौंड नमक खरीदना पड़ता था। इसके लिए बहुत ज़रूरी था 7 पौंड नमक उसके लिए खरीदना, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको दंड दिया जाता था। इस प्रकार किसानों को और भी कई प्रकार के कर सामंतों को देने पड़ते थे। उन्हें टाइथ नामक कर जो था वो चर्च को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उन्हें समय समय पर सामंतों को उपहार भी देने पड़ते थे। कुलीन और पादरी वर्ग प्रत्यक्ष करों से मुक्त थे तथा परोक्ष करों को भी वो सामान्य जनता पर टाल देते थे। तो इस तरह फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था थी, बहुत दयनीय थी, शोचनीय थी। और इस फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था के बारे में ये कहावत थी कि फ्रांस में सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है तथा सामान्य जन कर देता है। अब हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण। फ्रांस में जो है ये बौद्धिक जागरण हुआ उस समय, प्रबुद्ध लेखक हुए। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में अनेक प्रतिभाशाली दार्शनिक व साहित्यकार हुए, जिन्होंने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के दोषों की आलोचना करके उस युग के असंतोष व क्रोध को अपनी लेखनी से उजागर किया। ऐसे लेखकों में मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो आदि के नाम उल्लेखनीय। इन्होंने विशेषाधिकारों व अन्याय पर आधारित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इनकी लेखनी ने समाज में असमानता, शोषण, अत्याचार व भ्रष्ट जो राजतंत्र था उसको उजागर किया, और निम्न वर्ग की जो दारुण दशा थी, दयनीय दशा थी, उसको भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में उजागर किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी, जिसमें उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वॉल्टेयर जो था वह बुद्धि व विचारों की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। इन्होंने लेटर्स ऑन द इंग्लिश नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड में विचार स्वतंत्र का जो अधिकार था उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की, जबकि फ्रांस के प्रतिक्रियावादियों की उसने आलोचना की जो सुधारों का विरोध कर रहे थे। रूसो था अगला विचारक जो था फ्रांस में। उसने अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी और इसमें समाज को नए सिरे से समाज का नए सिरे से पुनर्गठन पर जोर दिया। रूसो की पुस्तक ने ही फ्रांस की क्रांति का आदर्श वाक्य जो था कि जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इसको दिया था। रूसो नैसर्गिक मनुष्य में विश्वास करता था।
वो कहता था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो बंधनों में जकड़ा हुआ है। रूसो का मानना था मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत प्रसन्न था, मुक्त था, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ संस्थाओं के माध्यम से वो उसे वेदना की स्थिति में वो पहुंच गया था। अब बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो वित्तीय संकट था। लुई 14वें के समय से ही फ्रांस की वित्तीय हालत खराब चल रही थी। लुई 15वें और 16वें के काल में ये स्थिति और खराब हो गई, जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति और नज़दीक आ गई। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था फ्रांस की शोचनीय आर्थिक दशा। लुई 14वें के समय ही फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। लुई 16वीं तक ये स्थिति और खराब हो गई। ऋण के कारण आय से अधिक धन ब्याज के रूप में चला जाता था। राजा व कुलीनों के खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं था। आर्थिक समस्या की जड़ ये थी कि जनता के बहुत बड़े भाग को, जिसमें पादरी और सामंत वर्ग थे, उनको करों से छूट दी हुई थी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजा के द्वारा लुई 16वें ने तुर्गो, इसके बाद नेकर, कैलोन तथा ब्रीन को अर्थ मंत्री बनाया। इन्होंने अपनी अपनी सुधार योजनाओं को प्रस्तुत किया, लेकिन इनकी योजनाओं का पूरा होने से पहले ही इनको त्याग दिया जाता था, जिससे आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ब्रीन, जिसको सबसे अंत में अर्थमंत्री बनाया गया था, इसने बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए 1787 ईस्वी में एक नवीन कर, स्टाम्प कर लगाया तथा सभी वर्गों पर एक समान भूमि कर लगाने की सिफारिश की। इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। पेरिस की पार्लियामेंट जो एक न्याय सभा के समान थी, ये और नवीन कानूनों का पंजीकरण यही करती थी, इसने इन नवीन करों का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि नवीन कर लगाने का अधिकार केवल एस्टेट्स जनरल को है और किसी को नहीं। अब एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन हुए 1614 ईस्वी के बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इस अधिवेशन को बुलाना नहीं चाहते थे राजा जो है। जनता ने पार्लियामेंट की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन राजा ने पार्लियामेंट के सदस्यों को बंदी बना लिया और अंत में जन आक्रोश को देखते हुए राजा ने 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया। एस्टेट्स जनरल, जिसका 1614 के बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, फ्रांस की प्रतिनिधि संस्था थी और इसका 175 वर्ष हो गए थे लगभग इसका अधिवेशन हुए। लोग इसकी कार्य प्रणाली, इसके चुनाव और मतदान प्रणाली को भी भूल गए थे। इसमें 3 सदन थे एस्टेट्स जनरल में। प्रथम एस्टेट, जिसमें पादरी वर्ग था, द्वितीय एस्टेट, जिसमें कुलीन या सामंत वर्ग था, और तृतीय एस्टेट, जिसमें जनसाधारण था, जनसाधारण के लोग थे। ये समाज के तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। पादरी वर्ग का प्रथम एस्टेट, कुलीन वर्ग का द्वितीय एस्टेट और सामान्य वर्ग का तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट की सदस्य संख्या 300 थी, द्वितीय एस्टेट की सदस्य संख्या 291 थी और तृतीय एस्टेट की सदस्य संख्या, जिसमें जनसाधारण का प्रतिनिधित्व था, उसकी सदस्य संख्या 610 थी। तो इस प्रकार एस्टेट्स जनरल की कुल सदस्य संख्या 1201 थी, जिसमें तृतीय एस्टेट की सदस्य संख्या ऊपर के दोनों एस्टेट्स की सदस्य संख्या से भी अधिक थी। एस्टेट्स जनरल का जब 5 मई 1789 को अधिवेशन शुरू हुआ तो इसमें मतदान को लेकर विवाद हो गया कि मतदान किस प्रकार से कराया जाए। राजा ने कहा कि प्रत्येक सदन को एक मत मान करके मतदान किया जाए, प्रत्येक सदन का एक मत माना जाए। चूंकि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के सदस्य मिलकर के 2 मत हो जाते थे, इससे तृतीय एस्टेट के जो सदस्य थे वो अल्पमत में रह जाते थे। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की कि प्रत्येक एस्टेट के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार दिया जाए और उसके मत को एक मत माना जाए। यदि ऐसा होता तो तृतीय एस्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य थे, बहुमत में रहता और फिर उसी की बात को मानी जाती। फल से इस बात के ऊपर गतिरोध बना रहा। अंत में परेशान होकर के तृतीय एस्टेट के सदस्यों ने 17 जून 1789 को अपने सदन को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया। राष्ट्रीय महासभा घोषित बड़ा महत्वपूर्ण था तृतीय एस्टेट के द्वारा ये कदम उठाना। 20 जून 1789 को जब तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि, जो अब राष्ट्रीय महासभा थी, स्टेट्स जनरल के सभा स्थल पर पहुंचे तो उनको राजा के द्वारा रोक दिया गया।
जिस पर 20 जून 1789 को ये सभी प्रतिनिधि पास में ही एक टेनिस कोर्ट का मैदान था उसमें इकट्ठा हुए और शपथ ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नए संविधान का निर्माण नहीं कर देंगे तब तक जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है जो 20 जून 1789 को ली गई थी। प्रथम दोनों एस्टेट जो थे, प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, इसके भी कई प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय महासभा में आकर के मिल गए थे और 9 जुलाई 1789 को इस राष्ट्रीय महासभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। अर्थात फ्रांस में नवीन संविधान का जो निर्माण का कार्य था वो राष्ट्रीय महासभा ने अपने हाथ में लिया और संविधान सभा के रूप में कार्य करने का निश्चय किया। 14 जुलाई 1789 को जो भीड़ थी फ्रांस की जनता की, उसने बेस्टिल जेल के सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इसी तिथि से जो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है।